Hello dear students, Vinay is here to welcome you in this class of Physical Education UGC NET. इसमें हमने ऑलरेडी अभी हम फिलोसफी कर रहे हैं और फिलोसफीज में हमने कवर किया है आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म। आज हम रियलिज्म को कवर करेंगे। तो आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म को आपने समझ लिया होगा। आइडियलिज्म में जहाँ फोकस दोनों की दोनों जो है वो मोनिज्म पर आधारित है, मतलब जो आइडियलिज्म है वो दिमाग में उत्पन्न आइडियाज, आपके माइंड में जो आइडियाज आते हैं उन्हीं को प्राइमेसी देता है, मतलब स्पिरिचुअल थॉट्स पे बिलीव करता है। अगर हम बात करें नेचुरलिज्म की तो वो नेचर को पूरी तरह से प्रेफरेंस देता है, वो भी मोनिज्म के अंदर आता है। लेकिन अगर हम रियलिज्म की बात करेंगे तो ये जो है ना तो आइडियाज को बहुत ज़्यादा वरीयता देगा, ना ही नेचर को बहुत ज़्यादा वरीयता देगा। थोड़ा सा इतना जरूर है कि रियलिज्म जो है वो नेचुरलिज्म के मतलब करीब है, इसको डिस्क्रेड नहीं करता। ये नहीं है कि उसको मानता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों के बाद ये क्लास थोड़ी सी आज लंबी होने वाली है। इसमें एक तो ओवरव्यू दिया है मैंने, कुछ हिंदी के भी कुछ चैप्टर्स या फिर हिंदी के थोड़े डिस्क्रिप्शन ऐड किए हैं, ताकि मतलब जो लोग हिंदी में हैं उनको कोई भी समस्या नहीं हो इसको समझने में। तो चलते हैं, शुरू करेंगे। रियलिज्म को हिंदी में इसको बोलते हैं यथार्थवाद, ठीक है। चलिए, तो हम थोड़ा सा जो पुरानी क्लास है हमारी, जो अक्सर पूछे जाते हैं प्रोपोनेंट्स के नाम पूछ लेते हैं या फादर ऑफ वेरियस फिलोसफीज पूछ लेते हैं, तो उसी से हम दोबारा शुरू करेंगे ताकि आपका रिवीजन यहाँ से होता चले और आपको कोई भी समस्या नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो जहाँ तक आइडियलिज्म की बात करें हम, तो आइडियलिज्म में बेसिकली फादर ऑफ आइडियलिज्म कौन थे? आपके प्लेटो, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें? आई होप दैट आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए हैंग कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छे, अब सब ठीक है। तो फिलोसफीज में हमने देखा था कि सबसे पहले आइडियलिज्म को हमने पढ़ा था। आइडियलिज्म के जो प्रवर्तक हैं, अगर जो उनके फादर ऑफ आइडियलिज्म बोला जाए तो प्लेटो, नेचुरलिज्म के रूसो, रियलिज्म अरिस्टोटल जो आज हम पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म के जॉन डिवेक, एक्सटेंशनलिज्म के किरगार्ड और ह्यूमनिज्म को पैट्रिच ने काफी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आज की फिलोसफी के बारे में बात करेंगे। आज की फिलोसफी जो है वो है रियलिज्म, यथार्थवाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इसके जो प्रोपोनेंटर हैं, जो एक्सपोनेंटर हैं इसके, वो हैं अरिस्टोटल, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब हम इसके बारे में पहले ओवरव्यू या फिर हम कह सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से चलेंगे। पहले ओवरव्यू जब आप पूरी तरह से समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ ससेंट वर्ड्स में, कुछ छोटी सी समरी में इसको समझ लेंगे सबको, ठीक है। और लास्ट में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ साथ क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। लाइक आइडियलिज्म, रियलिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफीज इन वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। जैसे कि आइडियलिज्म आपकी काफी पुरानी जो फिलोसफी थी, उसी की तरह जो रियलिज्म है वो भी काफी पुरानी फिलोसफी है। और आइडियलिज्म रियलिज्म ये साथ में लिखा हुआ है, इससे आप इतना भी यहाँ याद रख लीजिए कि ये फिलोसफी जो है वो आइडियलिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। वर्ड रियलिज्म डराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड रीस विच मीन्स रियल। अच्छा, एक चीज और है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि रियल में और ट्रूथ में क्या फर्क होता है, क्योंकि आज इस पे काफी ज्यादा बात होने वाली है, ठीक है। आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड परसेप्ट दैट व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड ट्रूथ, ठीक है। और उसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। द वर्ल्ड इज रियल एंड मटेरियल, बोथ आइडियाज एंड मटेरियल हैव इट्स आइडेंटिकल प्लेस। ये जो फिलोसफी है वो ये कहती है कि जो वर्ल्ड है वो रियल है और मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। चीजें जो फिजिकल जिस रूप में दिख रही हैं ये उसी रूप में उनको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बहुत अच्छे। बोथ आइडियाज एंड मटेरियल हैव देयर आइडेंटिकल प्लेस, ठीक है। अच्छा, इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा देख लेते हैं। 383 से लेके 312 इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है फादर ऑफ रियलिज्म के नाम से भी अरिस्टोटल को। अरिस्टोटल हैज लॉन्ग टॉवर्ड कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री ऑफ
एंशियंट ग्रीक। तो सबसे बड़ी बात अगर इनकी देखें अरिस्टोटल की, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दार्शनिक थे। इन्होंने न केवल एक क्षेत्र में काम किया है बल्कि मल्टीपल एरियाज, अगर आप लॉजिक्स के क्षेत्र में जाएंगे, मेटाफिजिक्स को देखेंगे, बायोलॉजी को देखेंगे, इवन दैट बॉटनी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, डांस एंड थिएटर, इन सब में इनका कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, बढ़िया। रियलिज्म टुक अ न्यू इम्पीटियस विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन लोके, इंग्लिश फिलोसफर। अच्छा, इसके बाद में अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें एक तरह से, या थोड़ी से और समय बीतने की बात करें, तो जॉन लोकी एक इंग्लिश के दार्शनिक थे, एक इंग्लिश दार्शनिक थे, उन्होंने भी रियलिज्म पे काफी ज्यादा काम किया है। इनके कंट्रीब्यूशन को भी हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे आज। It is an attitude of the mind and mode of thinking, an attempt to explain the nature of things. ये किसने कहा है? दिमान ने कहा है। Represents theory, particular things exist independently of our perception. मतलब ये यही बात कहना चाहते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो उनकी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस है, ये नहीं है कि एक वस्तु की वजह से दूसरी वस्तु खत्म हो जाएगी। मतलब आइडियाज और मटेरियल, इनको दोनों को अपनी अपनी अलग स्थान और वरीयता इसने दी है। द डॉक्ट्राइन दैट यूनिवर्सल हैव अ रियल ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, थोड़े से ब्रीफ में इसको समझेंगे, और उसके बाद में हम फिर दूसरे जो इंग्लिश तर्क दिए हुए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके माध्यम से भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो रियलिज्म को यथार्थवाद कहते हैं। इससे तात्पर्य उस विचारधारा से है जो वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है। ठीक है, जो आपकी गुड्स हैं और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्या करती हैं, ये ट्रूथ मानती हैं, सत्य मानती हैं। किसको सत्य मानती हैं? जिनका हम क्या कर सकते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गेन्स हैं, सेंस ऑर्गेन्स के हिसाब से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको परसेप्ट कर सकें। मतलब अगर कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है और आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, इवन दैट फिजिकली उसको एसेस कर सकते हैं, तो क्या है, वो आपकी सत्य है। लेकिन अगर आप उसको इन जो आपके सेंस ऑर्गेन्स हैं उसके थ्रू महसूस नहीं कर सकते, तो वो सत्य नहीं होगी। जैसे आपने हाइपोथेटिकली अपने माइंड में कोई एक पिक्चर ड्रॉ करी, वो सत्य नहीं है, क्योंकि जब आप उसको सोचना बंद कर देंगे तो वो पिक्चर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इनके अनुसार जो रियल है वो जो है वैनिश इतनी जल्दी नहीं होता है। जहां तक ट्रुथ की बात करें तो फैक्ट्स और रियलिटी मिलके क्या बनाते हैं, फैक्ट और ट्रुथ मिलके क्या बनाते हैं, रियल बनाते हैं चीजों को, जब वो एक्सपेरिमेंटेड और वेरीफाइड होती है एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो इनके अनुसार पक्षी, मनुष्य, मानव, जल, थल, आकाश इत्यादि वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण हम कर सकते हैं, मतलब हम उनको देख सकते हैं। इसलिए वो सारी की सारी वस्तुएं क्या हैं, सत्य हैं और वास्तविक हैं, मतलब ट्रुथ भी है और रियल भी है। यथार्थवाद जैसा यह संसार है वैसा ही मानता है और वैसा ही इसे स्वीकार करता है। मतलब जिसमें जो चीज मौजूद है, ये कहता है कि जो चीजें जो है पहले से मौजूद हैं, ठीक है, उनको उन्हीं के रूप में आप स्टडी करो, अपनी अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। ये नहीं है कि आप उनको बदल सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो, उनके अस्तित्व को ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते आप। ठीक है, यथार्थवाद यद्यप आदर्शवाद के विपरीत है, मतलब आइडियलिज्म के ये जो है वो खिलाफ है, किंतु यह बहुत ही प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म और प्रयोजन से सम्मान साम्य रखती है, मतलब इनका ये अपोज नहीं करती। यथार्थवाद किसी सुसंगठित विचारधारा का नाम न होकर उन सभी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है जो यह मानते हैं कि वस्तु का अस्तित्व हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी वस्तु है, ये उनका उन विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उनको एक्सेप्ट करता है, जो ये मानते हैं कि जो वस्तु है उसका अस्तित्व हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। मतलब एक चीज और यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि वस्तु के बारे में हमें ज्ञान है या नहीं है, इससे वस्तु के अस्तित्व पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे ऊपर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल रॉक है और कोई एक आदमी है वो रॉक्स के बारे में नहीं जानता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉक्स नहीं है, वो रॉक्स हैं, लेकिन वो आदमी जो है वो उसके बारे में नहीं जानता। वो जब तक अपने ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके उसको जान नहीं लेता, तब तक उसके लिए वो रॉक नहीं होगी, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए वो रॉक्स होंगी या वो पहाड़ होंगे। ठीक है, किंतु यथार्थवाद विचारक मानते हैं
कि वस्तु का अस्तित्व जो है क्या है, वो स्वतंत्र है। वो चाहे हमारे अनुभव में हो, मतलब चाहे हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस वाले स्टेटमेंट को आप ध्यान रखिए कि वस्तु तथा उससे संबंधित ज्ञान, ठीक है, दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। विश्व में ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनके विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं हो पाता, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वस्तुएं अस्तित्व में नहीं है। मतलब दे आर सो मैनी गुड्स in this world to whom it is impossible to access by the human being, but it doesn't mean like that there does not exist into the world. जगत का संपूर्ण रहस्यमय ज्ञान सीमा में कभी नहीं आ सकता। द ऑल काइंड ऑफ द नॉलेज कैन नॉट बी एसेस बाय द पीपल, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट वस्तु की स्वतंत्र स्थिति का ज्ञान मनुष्य को हो तो वस्तु का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वस्तु नहीं है। यथार्थवाद के अनुसार अनुभव स्वतंत्र न होकर बाह्य पदार्थों की प्रतिक्रिया पर निर्धारण करता है। मतलब जितना ज्यादा इंटरेक्शन हम चीजों के साथ करेंगे उतना ही ज्यादा हम चीजों को जान पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा अनुभव किसी वस्तु के साथ नहीं है तो वो वस्तु जो है वो मौजूद नहीं है। यथार्थवाद के अनुसार हमारा अनुभव स्वतंत्र न होकर बाह्य पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। अनुभव बाह्य जगत से प्रभावित है। मतलब जो एक्सटर्नल नेचुरल वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है आपके आसपास, उसके इंटरेक्शन से आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या होता है, वो इंटेंसिफाई होता है। और बाह्य जगत का वास्तविक सत्ता है। यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य को वातावरण का ज्ञान होना चाहिए और उसे यह पता होना चाहिए कि वातावरण को परिवर्तित कर सकता है अथवा नहीं। इसी ज्ञान के अनुसार उसे कार्य करने चाहिए। मतलब कहने का यह है कि जो फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज मौजूद है उसके जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यू शुड गो थ्रू देम एंड यू शुड एक्सपीरियंस वेदर द थिंग्स आर टू बी चेंज एज पर योर नीड और नॉट। ठीक है, और वी हैव टू डू वर्क अकॉर्डेंस। ठीक है, उसी के अनुसार हम कार्य करें कि हम उसे चेंज कर सकते हैं या नहीं, मतलब उस चीज की चेंज करने की जरूरत भी आपको है या नहीं है। यथार्थवाद का नवीन रूप वैज्ञानिक यथार्थवाद भी है। मतलब रियल टाइम में इसको साइंटिफिक रियलिज्म भी बोलते हैं, जैसे आज यथार्थवाद के नाम से ही जाना जाता है। वैज्ञानिक यथार्थवादियों ने दर्शन की समस्याओं को सुलझाने में विशेष रुचि नहीं की। मतलब जो पुराने फिलोसफर थे उन्होंने जो फिलोसफी थी, फिलोसफी पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया। इंस्टीड ऑफ दैट जो साइंटिफिक मेथड्स हैं जिन्हें हम आज देखते हैं, उन साइंटिफिक मेथड्स पे बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इनके अनुसार यथार्थ प्रभावमय है, मतलब डायनामिक्स की बात करते हैं ये, मतलब जो भी चीजें वो क्रियाशील हैं, परिवर्तनशील हैं। इसे किसी भी निश्चित रूप में जानना असंभव है। मतलब किसी भी चीज को हम फिक्स नहीं कर सकते कि आज ये चीज ऐसी है तो आगे आने वाले टाइम में ऐसी ही होगी, बिकॉज दे कंसीडर द वर्ल्ड इज डायनामिक बट नॉट फिक्स। ओके, बहुत सही। इसके किसी निश्चित रूप को जानना असंभव है। ठीक है, मतलब डेफिनेट चीज को नहीं जान सकते, अतः यह परिकल्पित करता है। मतलब ये हाइपोथेटिकली ये बात मानता है कि यथार्थ जो है, यथार्थ मतलब रियलिज्म जो है, ठीक है, जो चीज रियल है वो मानव के मन की उपज नहीं है। ठीक है, कि जो रियल है चीज वो ये नहीं है कि जो आदमी का माइंड है उसमें ये डेवलप होगी। इससे क्या होता है, इसको आप एक चीज समझिए कि जब हम आइडियलिज्म में बात कर रहे थे तो आइडियलिज्म में ये कहा जा रहा था कि दुनिया की सारी चीजें जो हैं वो मानव के मस्तिष्क की उपज है, मतलब स्पिरिचुअल थॉट्स के थ्रू आती हैं। लेकिन ये क्या इसके मतलब विपरीत बात करता है। ये कहता है सत्य जो है वो मानव के मस्तिष्क की देन है, लेकिन जो रियल है वो मानव के मस्तिष्क की देन नहीं है। मतलब यथार्थ मानव मस्तिष्क से परे की वस्तु है। इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। उस यथार्थ के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना सत्य कहा जाएगा। मतलब जो चीज रियल है और रियल के साथ ही अगर हमने उसको कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अगर वेरीफाई कर लिया तब हम उसको रियल बोलेंगे। ठीक है, तब तक जो सत्य यथार्थ के जितना निकट होगा वो उतना ही यथार्थ सत्य होगा। मतलब ट्रुथफुल रियलिज्म एक तरह से। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे
अगले कुछ इसके स्टेटमेंट्स के बारे में, फादर ऑफ रियलिज्म, द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, टीचर ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट। मतलब जो फादर ऑफ रियलिज्म है हमारे अरिस्टोटल, वो किसके स्टूडेंट थे? प्लेटो के। एंड द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट, और अलेक्जेंडर ग्रेट जो था, अलेक्जेंडर महान, उसके ये टीचर थे। कौन? अरिस्टोटल। ठीक है। नो टू द मॉडर्न वर्ल्ड थ्रू हिज लेक्चर नोट्स, और वो क्या थे? अरिस्टोटल्स ऑर्गन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लॉजिक एंड रीजनिंग कंसिस्टिंग ऑफ 6 बुक। इन्होंने लॉजिक और रीजनिंग पे बेस्ड जो है वो 6 बुक्स लिखी थी। ठीक है। अरिस्टोटल बिलीव दैट द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचर एंड इन द साइंस ही टॉट दैट द थ्योरीज मस्ट फॉलो फैक्ट्स। मतलब जो आप कोई भी बात कर रहे हो, एटलीस्ट आपको जो करेक्ट रीजन और लॉजिक्स देने पड़ेंगे, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फैक्ट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे टू सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशंस। ठीक है। लॉजिक्स for the Aristotle necessary tools for any inquiry. If you don't have the logics, it means that you cannot support your reasons and answers of a particular explanation. And the syllogism was the subsequent that all the logics thought follows, जिनको आज हम रीजन और रिसेशन वाले क्वेश्चंस देखते हैं कि कथन और उनके एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं, उनकी उपज जो है वो इन्हीं के टाइम से हुई है। Aristotle explained a tree can exist without matter, but no matter can exist without form. मतलब इसको आप बहुत अच्छी तरह से सुन लीजिए। ये आप कह सकते हैं ये पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है वो अरिस्टोटल के इसी एक स्टेटमेंट पे बेस्ड है। ये अरिस्टोटल ने कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया था कि अ ट्री कैन एग्जिस्ट विदाउट मैटर, बिना मैटर के एक ट्री जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, बट नो मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट फॉर्म, लेकिन बिना फॉर्म के, बिना आइडिया के ये जो कोई भी मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कैसे? इन्होंने कहा था हाउ कैन, क्वेश्चन था इनका, हाउ कैन द ट्री एग्जिस्ट विदाउट अ मैटर, हाउ इज इट पॉसिबल, ये किस तरह से पॉसिबल है? अब देखिए, बिफोर दे वर मेड स्टार्ट एन आइडिया, इट इज समथिंग हैड एंड इट डिड नॉट एग्जिस्ट बाई ओन। कि मतलब जब हम माइंड में एक आइडिया बनाते हैं किसी भी चीज के बारे में, तब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अरिस्टोटल ने इसको क्या एक्सप्लेन किया? ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन सोल दैट इज डायरेक्ट्स इन इट्स राइट वे। स्टेटमेंट क्या था इनका? द किटन इज किटन, मतलब बिल्ली का बच्चा जो है वो बच्चा है। अ किटन विल ग्रो इनटू अ कैट बट इट विल नेवर बिकम अ ट्री। मतलब इन्होंने एक अस्तित्व की यहाँ पे बात की है, जिसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो ट्री है वो ट्री रहेगा, जो किटन का बच्चा है वो ट्री नहीं। मतलब ऐसी तरह से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो एक चीज के दूसरी चीज में हो जाए, जो आइडेंटिकल एकदम अलग है एक दूसरे से। ठीक है। तो किटन विल ग्रो इनटू अ कैट बट इट विल नेवर बिकम अ ट्री। ठीक है। तो प्रिंसिपल डिजाइन एंड ऑर्डर आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स। Aristotle also thought that the knowledge of things beyond its classification and description required an explanation of costly posted in our causes or principle of explanations. ठीक है। आगे चलते हैं। The four causes or the principles of explanations are, कौन कौन से 3-4 चीजें इनकी, इनको जरा गौर से आप समझने की कोशिश करें। मटेरियलिस्टिक कॉज जो थे वो इनके क्या थे? द मैटर फॉर विच समथिंग इज मेड। एक्सप्लेन क्या है? वुड, ब्रिक्स और नेल। फॉर्म, फॉर्म किस तरह की होती है? डिजाइन, शेप द मटेरियल ऑब्जेक्ट, डिजाइन, स्केच और ब्लूप्रिंट हम उसका डिजाइन करें। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। अगर एफिशिएंट कॉज अगर देखें, द एजेंट प्रोड्यूस एंड ऑब्जेक्ट मेकर और बिल्डर, किस तरह से? द कारपेंटर हु बिल्ड इट, कारपेंटर जो है वो इसको बनाता है। ठीक है। अगला देखते हैं, द फाइनल कॉज क्या है? द डायरेक्शन टुवर्ड्स विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रेंडिंग, इट इज द प्लेस इन विच टू लिव अ हाउस। ठीक है। तो ये चारों जो कॉजेज हैं प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशंस के, वो आप जो है वो ध्यान में रखिए। चाहे मटेरियल कॉज हो, चाहे वो फॉर्मल कॉज हो, चाहे वो एफिशिएंट कॉज हो या फाइनल कॉज। ठीक है। मेथड्स ऑफ लॉजिक देख लीजिए। द लॉजिकल मेथड्स हैव डिपेंड ऑन स्लोजियम, विच इज द मेथड ऑफ टेस्टिंग ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, सच एज
चाहे वो डिडक्टिव, दो तरह के मेथड इसमें बेसिकली दिए थे इन्होंने, डिडक्टिव स्टेटमेंट के और इंडक्टिव स्टेटमेंट के। तो डिडक्टिव क्या होता है और इंडक्टिव क्या होता है, जब हम लेसन प्लानिंग की क्लास कर रहे थे तब हमने इसको बताया था। मतलब डिडक्टिव कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाते हैं और इंडक्टिव में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, रीजन और असेसन दिए हुए हैं, क्योंकि जो बात की थी अरिस्टोटल ने, वो अरिस्टो ने बात की थी रीजंस और असेसन पे ही बात की थी कि पर्टिकुलर लॉजिक आपको देना पड़ेगा। अब ये लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक किस तरह से है, ऑल द मैन आर मॉर्टल, मिस्टर कुलदीप इज ए मैन। मतलब सारे के सारे जो मैन है वो मॉर्टल हैं और कुलदीप एक आदमी है। तो अगर कुलदीप एक आदमी है तो कुलदीप भी क्या होगा, मॉर्टल होगा। ठीक है, ये किसका है, ये डिडक्टिव स्टेटमेंट है, मतलब डिडक्टिव लॉजिक दिया है एक तरह से, देखो कुलदीप इज मॉर्टल। अब इंडक्टिव इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, डॉक्टर दानिश इज मॉर्टल, डॉक्टर अकेश इज मॉर्टल, डॉक्टर हरिंदर इज मॉर्टल। ठीक है, लेकिन ऊपर स्टेटमेंट में अब जितने के जितने ये नाम है, चाहे वो डॉक्टर दानिश के हो, डॉक्टर अकेश का हो, डॉक्टर हितेंद्र का हो, इनमें लास्ट में कहा है इज मॉर्टल, मतलब सारे के सारे मॉर्टल हैं। और ये सारे के सारे मॉर्टल होने के साथ साथ ऑल दीज आर belongs from the category of man. It means that on the behalf of this logic we can say that all three men are mortal, means men are mortal। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है वो देते हैं। बेसिकली हम फॉर्म देख लेते हैं, जो रियलिज्म की फॉर्म कौन कौन सी है, स्कॉलास्टिक फॉर्म ऑफ रियलिज्म, ह्यूमनिस्टिक, लिटरेरी रियलिज्म, सोशल रियलिज्म और सेंस रियलिज्म। ठीक है, अब इनको अलग अलग हम देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये सपोर्ट करती हैं किन चीजों को। तो स्कॉलास्टिक रियलिज्म देखते हैं, द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ स्कॉलास्टिक रीजनिंग इज एसेंशियली डुअलिस्टिक। मतलब डुअलिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, डुअलिस्टिक में हमेशा दो चीजों को दो चीजों के बिहाफ पे किसी भी चीज को कंसीडर किया जाता है। जैसे आप दो चीजें ये मान लीजिए कि माइंड और नेचर, दोनों को एक साथ लेके अगर किसी का हम एक्सप्लेनेशन करें तो ये क्या हो जाएगी, डुअलिस्टिक अप्रोच। अगर हम सिर्फ नेचर को लेके किसी की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो वो मोनिज्म हो जाएगी, और अगर सिर्फ आइडियाज को लेके कर रहे हैं या कॉन्शियसनेस को लेके कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेके कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो भी आपकी मोनिस्टिक टर्म हो जाएगी। मींस रिकॉग्नाइज बोथ नेचुरल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइंड इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ कॉग्निशन। मतलब जो प्रथम उद्देश्य है आपका माइंड का, वो क्या है, कॉग्निशन है। ठीक है, स्कोलास्टिक रियलिस्ट बिलीव दैट द चेंज इज नॉट परमानेंटली रूल्ड आउट फ्रॉम स्कोलास्टिक सिस्टम। गुडनेस इज कमांडेड टू द चिल्ड्रन एज ए डिवाइन कमांड। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक और लिटरेसी रियलिज्म देखेंगे हम, इट इज आल्सो कॉल्ड द वर्बल रियलिज्म। तो इसको आप याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं, वर्बल रियलिज्म भी बोलते हैं, ह्यूमनिस्टिक भी बोलते हैं और लिटरेरी रियलिज्म भी इसको बोलते हैं। तो दिस रियलिज्म बिलीव दैट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मैन, नेचर एंड सोसाइटी इज नीडेड टू फिट इंडिविजुअल फॉर रियलिटीज ऑफ द लाइफ। मतलब जिंदगी की यथार्थता जो है वो इसमें है कि मनुष्य को क्या है, जो नेचर है उसकी कंप्लीट नॉलेज हो, सोसाइटी की पूरी तरह से नॉलेज हो। ठीक है, और इन दोनों के, इन सबके परस्पर में रिलेशन किस तरह से हैं, उसमें अपने आप को फिट और सेट कैसे बिठाना है, इस चीज की भी नॉलेज जो है वो इंसान को होनी चाहिए। ह्यूमनिस्टिक रियलिस्ट बिलीव दैट द एजुकेशन इज गेन्ड थ्रू बुक्स एंड दे शुड हैव कल्चर या एक्चुअल यूज, कल्चरल यूज इन द वंस लाइफ। इनका क्या है, मतलब सामाजिक तौर पे और एक्चुअल रूप में उनका जो यूज है वो क्या करें, वो लोग यूज करें, जिससे कि जो अंडरस्टैंडिंग है लर्निंग की वो और ज्यादा बेहतर हो। इस पर्पस इज मास्टर मैन ओनिंग environment life, natural and social thoughts through the knowledge of broader life of ancients। मतलब जब हम बुक्स या इन सब चीजों के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू जाते हैं जो हमें पहले से पता होते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें जो पास्ट में जो गुजर चुका है उसको भी अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं जो सोशल रियलिज्म है। सोशल रियलिज्म क्या कहता है, इट क्रिटिसाइज बुकिश नॉलेज। ये बुकिश नॉलेज में
बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, ये थोड़ी सा क्रिटिसाइज करता है इसको। क्या कहता है, बिकॉज द बिलीव दैट द प्रैक्टिकल नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ट्रैवल देन बुक्स। कहता है घुमक्कड़ टाइप की प्रवृत्ति जो है उस पर ज्यादा बात करता है। ये बोलता है कि आप जो है एक तरह से कुछ ये समझ लीजिए कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब एक्सक्यूशन, ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। तो क्वेश्चन अगर आपसे अगर पूछता है कि बुकिश नॉलेज पे रियलिज्म का कौन सा टाइप है, जो कौन सी फॉर्म है जो बुकिश नॉलेज को क्रिटिसाइज करती है, तो आप याद रखिए सोशल रियलिज्म जो बुकिश नॉलेज को क्रिटिसाइज करती है, जबकि टोटल रियलिज्म जो है वो बुकिश नॉलेज को क्रिटिसाइज नहीं करती। ठीक है, द कंटेंट ऑफ द बुक। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी याद कर लीजिए कि जो रियलिज्म है, रियलिज्म में जो मोस्ट ऑफ प्रोपोनेंट्स हैं वो रिलीजन को भी खारिज नहीं करते हैं। सिर्फ कुछ एक हैं जो मतलब रिलीजन को नहीं मानते या उसका विरोध करते हैं, बट अगर ओवरऑल ग्रॉस टर्म में देखा जाए तो रियलिज्म जो है वो रिलीजन को भी मतलब दरकिनार नहीं करती है। ठीक है, the sufficient quantity of the book is insufficient as the preparation of the social life and most judgment of the problem of society। मतलब ये इस तरह से बात करते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान से आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती। मतलब जिंदगी की सारी स्किल्स, ऑल द लाइफ स्किल्स टू इंटरेक्ट विद द पीपल्स and to get assess the things are not come through the books, but you have to be practical with the people to get the life experiences। ठीक है, to understand the society as well। The realism explain the education should equip learner for happy and successful life as the man of world। ठीक है, लास्ट देखेंगे सेंस रियलिज्म। जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड साइंटिफिक रियलिज्म भी इसको बोला जाता है, whereas the exponents are called innovators। ठीक है, साइंटिफिक रियलिज्म रियलिटी बेस्ड ऑन व्हाट आर सेंसेस आर परसीव, मतलब वो ही रियल है जो सेंसेस हमारे हैं वो परसीव कर सकते हैं। ये बात सेंस रियलिज्म बोलती है। सेंस रियलिस्ट बिलीव दैट द नॉलेज come to be gained through our senses, instruction should be followed, inductive method, and ultimate purpose of education is still with God। तो जो इंडक्टिव मेथड को कौन से टाइप का रियलिज्म, कौन से फॉर्म ऑफ रियलिज्म जो होता है वो सपोर्ट करता है, तो सेंस रियलिज्म जो है वो किसको सपोर्ट करता है, इंडक्टिव मेथड को सपोर्ट करता है। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आप इसको याद रखिए। जो इंडक्टिव मेथड है इसको कौन सपोर्ट करता है, इसको सपोर्ट करता है रियलिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे रियलिज्म का वो क्या है। ठीक है, फ्रांसिस बेकन की बात करें तो फ्रांसिस बेकन ही क्लेम टेक ऑल द नॉलेज एज द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब इसने कहा है कि सारी नॉलेज जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जो तरीका है उसी के थ्रू जो है वो आ सकती है। इन्होंने काफी एक इनकी टर्मिनोलॉजी है जो काफी फेमस है काफी, तो इस पे इन्होंने बात किया है। इसको मतलब तरीका है जिससे कि किसके जाते हैं, जो एम्पेरिकल रीजनिंग या एम्पेरिकल मेथड्स के थ्रू जो है वो नॉलेज को गेन करना इन्होंने बताया। बेकन बिलीव द नॉलेज इज पावर एंड थ्रू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज वी कुड मोर इफेक्टिव डील्स विद द प्रॉब्लम्स। मतलब जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे उतनी ही ज्यादा हम नॉलेज को हासिल कर पाएंगे। अच्छा, इसी के साथ ही जो जॉन लोके हैं जो इंग्लिश फिलोसफर थे, हमने पहले डिस्कस किया था, उन्होंने रियलिज्म के बारे में क्या कहा है। लोकी, हाउ वी डेवलप द नॉलेज। फॉर लोकी देयर आर नो सच थिंग्स एज इनेट आइडियाज। मतलब ये कहते हैं कि इनेट आइडियाज नाम की कोई चीज ऐसी होती नहीं है, मतलब जिसको सिर्फ दिमाग में आप मान लो। इसके लिए ये एक सपोर्ट देते हैं, लॉजिक क्या देते हैं, एट वर्थ द माइंड इज लाइक ब्लैंक शीट ऑफ द पेपर एंड tabula rasa use these ideas are imprinted in this way, all the knowledge is obtained from free source of mind। मतलब ये कहते हैं कि जब बच्चा कोई पैदा होता है तो वो एक तरह से कोरा पैदा होता है, मतलब उसके माइंड में कोई सी भी तरह के आइडियाज नहीं होते, किसी भी तरह की जो रिसाइडेड मेमोरी है उसको ये नकारते हैं। ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि वो सारी की सारी नॉलेज जो है जो फिजिकल वर्ल्ड है वहां से क्या करता है, वो वेरियस सोर्सेस है वहां से गेट करता है। देयर आर नो इनेट आइडियाज इन द माइंड, ऑल ऑफ आर नॉलेज कम टू अस द वे ऑफ एक्सपीरियंसेस। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी
नॉलेज जो है वो बढ़ती चली जाती है। द प्राइमरी क्वालिटीज एग्जिस्ट इन एक्सटर्नल वर्ल्ड जस्ट एज वी एक्सप्लेन्ड इट। मतलब जो हमारी प्राइमरी नॉलेज है, प्राइमरी क्वालिटीज है, वो किसके थ्रू आती हैं? एक्सटर्नल वर्ल्ड के थ्रू। हम एक्सपीरियंस जो करते हैं उसी वो ही चीजें हमारे माइंड में रिसाइड करती हैं। The secondary qualities are different in our experience from what they are in potential form in the objects they yet cause in such that the external world and the external world make impression on the mind. They somehow setting impulse in the motion which reach our mind through the gateway of senses. मतलब जिन चीजों को हम एक्सेस करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से, वो अपना इंप्रेशन छोड़ती हैं, वो अपने इम्पल्सिस हमारे माइंड पे जो है वो इम्पैक्ट करती है। और ये इम्प्रेसिस जो है वो किसके थ्रू आ सकते हैं? वो इम्प्रेशंस जो है वो आते हैं किसके? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम क्या करते हैं? उनको एसेस करते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन जो है वो गेटवे प्रोवाइड कराते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड कराते हैं किसके लिए? जो हमारे जो जो इम्पल्सेस हैं, जो हम इम्पल्सेस कलेक्ट कर रहे हैं किससे? फिजिकल वर्ल्ड से, थ्रू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में ये क्या बात करते हैं, उस पर बात करेंगे। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। मतलब इसके अनुसार जो रियलिज्म है उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रिपेयर, बच्चे को खुश और सक्सेसफुल लाइफ प्रोवाइड कराना है। डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, मतलब क्योंकि ये सेंसेस की बात करते हैं और एक्सपीरियंसेस जो है वो किसके थ्रू गेट करते हैं? सेंसेस के थ्रू। तो इसलिए ये ज्यादा फोकस करते हैं किस पे? ट्रेनिंग पे, जिससे कि आपके सेंस ऑर्गन्स की जो परसेप्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सके। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर रियल लाइफ, मतलब ये कहते हैं कि सिर्फ आप किताबों में पढ़ के सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे जॉन लोकी की बात की थी उन्होंने कि बच्चा जो है वो पूरा पैदा होता है और मतलब जो जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे नॉलेज एक्सेस करता है और धीमे धीमे उसके परसेप्शंस और आइडियाज जो है वो एक्सेस करते करते नॉलेज उसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये भी की थी कि जो बुकिश नॉलेज है सिर्फ उसी से सारी चीजें नहीं हो सकती है, हमें जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको एसेस करना पड़ेगा, जिससे कि हम फिजिकली एडजस्ट हो पाए, सोशली मतलब सोशली एडजस्ट हो पाए सोसाइटी में। ठीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट की इसमें बात किया, क्योंकि अगर आप सोसाइटी के पार्ट हैं तो जाहिर सी बात है कैरेक्टर इज द पार्ट ऑफ दैट। डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ चाइल्ड, मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की गई है। तो फिजिकल एजुकेशन की दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इम्पोर्टेंट वोकेशनल एजुकेशन, ये मतलब वोकेशनल जीवन आपको किस तरह से व्यतीत करना है उस तरह की एजुकेशन पे भी, मतलब जिंदगी में जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है उसकी एजुकेशन पे ज्यादा जोर देते हैं। एजुकेशन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब इंडक्टिव टाइप की जो रीजनिंग है उस पर ज्यादा गौर करते हैं। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, सरलतम से कठिनतम की तरफ चल ले जाते हैं। मैं अब चलिए इसको देखते हैं कि मेथड्स ऑफ एजुकेशन वो किस तरह से हैं। हार्वर्ड जो थे वो भी इसके प्रोपोनेंटर हैं, एक एक्सपोनेंट्स हैं। हार्वर्ड डेवलप द 5 स्टेप मॉडल, जिसको हमने जो लेसन प्लान की क्लास थी उसमें भी अच्छी तरह से पढ़ा था, तो आप अच्छी तरह से उनको रिकॉल करिए। मैं फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ इसमें 5 स्टेप मॉडल में कौन कौन से स्टेप्स थे? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन और जनरलाइजेशन। ठीक है, हम क्या करते थे प्रिपरेशन में, मतलब बच्चे को तैयार करना है कि वो रेडी हो जाए जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए। प्रेजेंटेशन, फिर हमारा जो कंटेंट है वो प्रेजेंट करना है उसके सामने। और एसोसिएशन, सारी नॉलेज को मिला के एक तरह से उसको किस में ले जाना है? जनरलाइज्ड फॉर्म में लेके जाना है। और लास्ट में उसके एप्लीकेशंस को बता देना है। एम्फेसाइज ऑन क्रिटिकल रीजनिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सपोर्ट फॉर्मल वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, फॉर्मल वे पे ज्यादा जोर देते हैं ये, मतलब स्ट्रक्चर्ड टाइप की एजुकेशन इनके द्वारा जो है वो होनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड गिवन द पॉजिटिव रिवार्ड, लोग की इसको बोलते हैं कि उनको रिवार्ड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो तरह की चीजें इन्होंने जब हम नेचुरलिज्म में देख रहे थे तो दो तरह के वहाँ पे क्या नाम है परसेप्शन थे। एजुकेशन दो तरह से थी कि या तो एजुकेशन जो है वो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। बट यहाँ जो है लोकी ने कहा है कि अगर हम जो रिवार्ड दे रहे हैं वो रिवार्ड जो है वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं होने चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया जाए। प्रिसीजन एंड ऑर्डर,
ringing bell, time period, daily lesson plan, and the paper case curriculum material. जो मतलब पूरी तरह से फिक्स टाइप की चीजें होनी चाहिए, एकदम क्या बोलते हैं कि सुविकसित शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं कैरिकुलम के साथ, मतलब जो चीजें हैं क्या आपको पढ़ाना है, किस टाइम पे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, इवन दैट वो सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है वो सीख सकें। ठीक है, कैरिकुलम यहाँ पे वो किस तरह से होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लोके इन एन एग्रीमेंट दैट द स्टडी शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। क्योंकि ये सारी की सारी बातें जो प्रैक्टिकल से कहते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि इनका कैरिकुलम जो है वो भी प्रैक्टिकल थीम बेस्ड है। लोके emphasize that the educational value of play and physical activity should be should receive the more attention. ठीक है, he believe that the children should spend much time in the open air, मतलब उनको खुला छोड़ो so that they could assess the more environment to get various experiences. He focused his attention on the complete person. ठीक है, ओवल और डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। लोकी वाज फर्स्ट यूज इमेजेस इन एजुकेशनल प्रोसेस। ये आप जो है इसको याद रखेंगे अच्छी तरह से कि अगर कोई बोलता है कि जो चित्रों का यूज जो है, इमेजेस का रिप्रेजेंटेशन जो हुआ, वो एजुकेशनल प्रोसेस किसने, जॉन लोकी ने इसका शुरुआत करा था। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ये फैक्ट्स के रूप में। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे हम, ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ थोड़ा सा बचा हुआ उसको पढ़ के हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, द डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो जो है वो आइडियलिज्म के प्रवर्तक रहे हैं, और एरिस्टोटल जो है वो किसके हैं, रियलिज्म, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो अरिस्टोटल ने 384 से 322 बीसी पहले क्या कहा था, सब्जेक्ट शुड बी स्टडी, शुड स्टडी मैटर लॉजिकल रीजनिंग थ्रू हिज रेलिवेंस। मतलब आपको कोई भी चीज आप कह रहे हैं उसके लॉजिक के साथ साथ आपको रेलिवेंट सपोर्टेड, मतलब एक तरह से स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। मतलब जो भी आप कह रहे हैं वो आपका एक तरह से साइंटिफिक बेस्ड आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, जबकि प्लेटो ने कहा था कि मोस्ट स्टडी आइडियाज। ठीक है, ये आइडियाज की बात करते थे, मतलब हाइपोथेटिकल चीजों की बहुत ज्यादा बात की इन्होंने। ट्रूथ एंड लॉजिक थ्रू द लॉजिकल डिस्कशन, मतलब सिर्फ डिस्कशन के थ्रू कर रहे हो। लेकिन यहाँ अगर अरिस्टोटल की बात करोगे तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू की बात करते हैं कि किसी भी चीज को आप टू द फैक्ट कहेंगे जो मौजूद है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ हाइपोथेटिकली आप उसको करते रहो, जो चीज शाश्वत मौजूद है उसी के बेसिस पे आप जो है वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, और योर एक्सप्लेनेशन विल बी एक्सेप्टेबल इन दैट केस ओनली। ठीक है, आगे देखते हैं, डुअलिस्टिक है ये। आइडियाज मतलब फॉर्म, नेचर बोथ इंपॉर्टेंट, एवरी मटेरियल हैज इट्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, रियलिज्म इन क्लासरूम फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ये तीनों चीजों पे बात करते हैं, रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक पे। ठीक है, क्लासरूम एनवायरनमेंट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, utilization of standardizing testing, education should be fun and interesting for the students, and education should prepare the students for the life, for the real world. ठीक है, ये बात हो गई एजुकेशनल। क्रिटिक ऑफ रियलिज्म देख लेते हैं। ग्रेट स्ट्रेस ऑन फिजिकल वर्ल्ड पे इन्होंने बहुत ज्यादा बात की है। रियलिज्म एक्सेप्ट द रियल नीड्स एंड रियल फीलिंग ओनली, मतलब दो चीजों पे ये बात करते हैं। किस किस पे बात करते हैं, इस चीज को आप थोड़ा याद रखिएगा कि ये जो है वो बात करते हैं किस पे, ये रियल नीड्स पे बात करते हैं और फीलिंग्स पे बात करते हैं। डजंट बिलीव इन द इमेजिनेशन के लिए कोई जगह जो है वो रियलिज्म में नहीं दी है कि आपको फीलिंग वगैरह जो सेंटिमेंट्स हैं, जो रियल आप हाइपोथेटिकली जिस चीज को इमेजिन करते हो उस चीज पे इनकी कोई भी स्ट्रेस नहीं दिया इन्होंने। रियलिज्म एम्फसाइज द साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एंड नेग्लेक्ट द आर्ट एंड लिटरेचर। तो ये भी बात जो है वो काफी इनकी अलग से थी कि इन्होंने किस पे बात दिया था, इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था आर्ट और लिटरेचर को, इन्होंने कोई जगह नहीं दी। इन्होंने कहा कि जो कुछ है वो क्या है, वो साइंटिफिक सब्जेक्ट, जो साइंस के सब्जेक्ट हैं वही एक्सेप्टेंस है। इज क्रिएट द इम्बैलेंस इन कैरिकुलम, जिससे कि कैरिकुलम में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
डजंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू द आइडियाज एंड वैल्यू, आइडियाज और वैल्यूज की कोई भी कद्र इधर नहीं थी। चीप एक्सपोनेंट्स इसके देख लीजिए, जिससे कि क्या होता है जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स रहते हैं मोस्टली, उनमें इस तरह की चीजें आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से चीप प्रोपोनेंट्स थे, इसके एक्सपोनेंट्स थे? अरिस्टोटल, एरास्मस, रेवलेंस, मिल्टन लॉर्ड, मॉन्टेगल, जॉन लॉकी, मॉस्केटर, फ्रांसिस बैकॉन, मिनिमस, व्हाइटहेड और बर्ट्रांड रसेल। ठीक है, चलिए बढ़िया हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि और इसके बारे में हम, अब आप दो डेफिनेशन और देख लीजिए, जिससे कि कभी कभी ये डेफिनेशंस भी इनके या डेफिनेशन के बीच का कोई भी हिस्सा, कोई भी फ्रेज उठा के ये पूछ लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ रियलिज्म असर्ट दैट द रियल वर्ल्ड ऑफ द थिंग्स बिहाइंड एंड करस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर परसेप्शंस, ये बात कही थी जेएस रॉस ने। Realism means belief or the theories took up on the world. It seems to be mere phenomenal. ये कहा था राम तीर्थ ने, स्वामी राम तीर्थ जो थे, उन्होंने ये रियलिज्म की डेफिनेशन दी थी। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होंगे इसमें? साइंटिफिक मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड्स हो गए, इनफॉर्मल मेथड, सेल्फ एक्सपीरियंस एंड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ह्यूरिस्टिक मेथड और कोरिलेशन मेथड। जब हम मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे तब इन सारे जो मेथड्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो है सिर्फ एडवांटेज और रियल जो डिसएडवांटेजेस हैं लास्ट में इनको पढ़ के हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि आज की क्लास जो है वो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो रिवोल्यूशनरी चेंज इन मेथड ऑफ टीचिंग में इन्हीं के टाइम में हुए। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल और अल्टिटेरियन की टाइप की चीजें यहाँ हुई। रिलेटेड टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो शिक्षा रही उसको इस तरह से मोल्ड करने की बात करी गई कि जो सोसाइटी में जिसकी नीड है उसके हिसाब से इसको दिशा दी जानी चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, इम्प्रेजनेटिक एंड एमेंसिपेटरी डिसिप्लिन, चेंज ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ स्कूल। अब इसके डिसएडवांटेज थोड़े थोड़े देख लेते हैं। ग्रेट स्ट्रेस ऑन फिजिकल वर्ल्ड, इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड मतलब जो चीज मौजूद है जिसको हम एसेस कर सकते हैं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, वही चीज को इन्होंने ज्यादा एम्फेसाइज किया, ज्यादा स्ट्रेस दिया है उस पर, और बाकी चीजों को ज्यादा वरीयता नहीं दी है। मतलब हाइपोथेटिकल चीजें इनके लिए कुछ भी नहीं है। रियलिज्म एक्सेप्ट रियल नीड्स एंड रियल फीलिंग्स ओनली, मतलब सिर्फ रियल नीड और रियल फीलिंग, मतलब जो मौजूद है जिनको एसेस कर सकते हैं, और जिनको एसेस नहीं कर सकते उनकी, उन चीजों की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है किसी भी तरह से। It doesn't believe that the imagination and sentiments. Realism emphasize on scientific subject and neglect the art and literature. This creates imbalance. Curriculum doesn't give any importance to the belief ideas, fails to answer illusion and falsy knowledge. ठीक है, तो आज की क्लास हम फिर यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप पढ़ने का एक तरीका जो रखें उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आप इतना करिए कि आप जब भी फिलोसफीज को पढ़ रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ फिलोसफी इफ यू आर गोइंग थ्रू, डू वन थिंग, try to compare all these philosophies like synonyms and antonyms, okay, and what are the similarities and what are the acceptance and against things in the various philosophies। तो आपको क्या होगा फिर वो याद रखने में आसानी हो जाएगी। जैसे अगर आइडियलिज्म में हम बात करें तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर अगर आएंगे आप अगर नेचुरलिज्म में, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसको? नेचर को। ज्यादा क्या, पूरी तरह से इंपॉर्टेंस देते हैं वो नेचर को, और वो पूरी तरह से आइडियलिज्म के खिलाफ हैं। अगर यहाँ अगर आप रियलिज्म की बात करेंगे तो रियलिज्म खारिज तो नहीं करता है नेचर को, लेकिन ये मानता है कि जो चीज हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, यहाँ पे जो परसेप्शन है, ज्ञानेंद्रियों का जो फिजिकल एसेस है, उनसे हम अगर किसी भी चीज को एसेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो सत्य नहीं है। ये मानते हैं कि जो यथार्थ है, जो रियल है, जो पूरी तरह से जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, फिजिकली उसकी रीच कर सकते हैं, तो वही चीज क्या होगी, वो रियलिज्म में कंसीडर करी जाएगी। ठीक है, दूसरी काफी अच्छी चीजें ये थी कि शिक्षा को जो स्ट्रक्चर्ड किया, जो हर्बर्टेरियन लेसन प्लान हम आज पढ़ते हैं वो भी इसी की देन है। ठीक है, तो आज की क्लास अब हम यहीं पे खत्म करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए नमस्ते।